नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, आज है हमारे सामने 10 जून और आज की कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर पर हम लोग चर्चा करें, लेकिन उसके पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आगामी आपकी जो भी बड़ी परीक्षा है, चाहे पीसीएस की है, चाहे बीपीएससी की है, चाहे अदर एग्जाम्स हैं, उसमें हम लोग बहुत बेहतर ढंग से काम कर पाए। ठीक है, चलिए आज हम लोग करेंगे सबसे पहले क्या, रिवीजन। तो रिवीजन में क्या है, नंबर 1 पॉइंट, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में जर्मनी की पूर्व विदेश मंत्री अन्ना लेना बेयरबॉक को नियुक्त किया गया है, याद रखिएगा पॉइंट को। दूसरा, हाल ही में दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति के रूप में ली जे म्योंग को नियुक्त किया गया है, याद रखिएगा ये भी पॉइंट। आगे 51वां जो जी शिखर सम्मेलन है, ये 15 से लेकर 17 जून 2025 तक कनाडा के अल्बर्टा प्रांत के कानानिस्मिक्स में आयोजित किया जाएगा। कानानिस्मिक्स जो भी इसका नाम है, खतरनाक नाम है इसका, है ना। चलिए, केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने 6 जून को नई दिल्ली में उम्मीद सेंट्रल जो है पोर्टल का शुभारंभ किया है। उम्मीद पोर्टल का नाम क्या है, यूनिफाइड वर्क मैनेजमेंट एम्पावरमेंट इफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट 1995। इसको याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट इफेक्ट है एग्जाम के। ठीक है, आगे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 6 जून को नई दिल्ली में भारत मध्य एशिया संवाद की चौथी बैठक की क्या की है, मेजबानी की है, और इसमें कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री जो इस बैठक में भाग लिया है। ठीक है, हाल ही में अर्थशास्त्री एस महेंद्र देव को प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, और बड़ा फैक्ट यह है आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है कि एस महेंद्र जी जो है अब जो है आर्थिक सलाह परिषद के अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री के। ठीक है, चलिए, कल हमने प्रश्न पूछा था आपसे, बताओ भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को आश्वासित करता है? अनुच्छेद 19। ये भी पॉइंट आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ही फैक्ट इंपॉर्टेंट है। प्रेस अक्सर जो है चर्चाओं में रहता है, मीडिया 4th पिलर के रूप में जानी जाती है, आप जानते होंगे। हालांकि कई बार मीडिया वर्तमान में जो है कटघरे में आ रही है कि भाई मीडिया अभी ऐसा कर रही है, मीडिया वैसा कर रही है, मीडिया वो कर रही है, ठीक है, सूचनाएं गलत प्रेषित कर रही है। ऐसे कई सारे क्वेश्चन मार्क जो है उस पर मीडिया पर लगते रहते हैं, और जो जो स्वतंत्रता सूचकांक है उसमें भारत की स्थिति अभी क्या हुई है, डाउन हुई है। तो ये चिंताजनक बात है, मीडिया को लेकर के जो है मजबूती थोड़ा और अच्छी होनी चाहिए। चलिए आइए, नंबर 1 पॉइंट आज क्या है हमारा कि भारत में गरीबी का स्तर कम हुआ। कुछ आंकड़े अभी हाल ही में पेश किए गए हैं। सरकार की जो योजनाएं जो चलाई जा रही थी, उन योजनाओं के फलस्वरूप विगत 11 वर्षों में सरकार ने जो काम किया है, उस काम के फलस्वरूप जो डेटा सामने आ रहे हैं उसमें क्या बात आई है कि भाई गरीबी का जो स्तर था, पॉवर्टी का जो रेट था, वो क्या हुआ, डाउन हुआ है अपने आप में। ठीक है, तो आइए उसी के कुछ आंकड़ों को हम देखते हैं। ठीक है, तो गरीबी की हालत में रहने वालों की संख्या कम करने की दिशा में उल्लेखनीय सफलता मिली है। अगर बात 2011-12 से 2022-23 के बीच में 26 करोड़ 90 लाख लोगों को बेहद गरीबी की हालत से क्या किया गया है, बाहर निकाला गया है। 26 करोड़ 90 लाख लगभग जो है एक बड़ा आंकड़ा जो है, यानी कि ये 27 करोड़ के आसपास का आंकड़ा दिखाई दे रहा होगा। 27 करोड़ को अगर हमने 2011 से लेकर 2023 के बीच में निकाला है, तो ये बड़ी बात है, अपने बड़ा आंकड़ा है ना। विश्व बैंक के ताजा आंकड़ों के अनुसार गरीबी की यह दर जहां 2011-12 में 27.1% थी, तो वहीं 2022-23 में घट करके 5.3 हो गई। अब देखो ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, और ये कौन कह रहा है, वर्ल्ड बैंक कह रहा है। वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि भैया जहां पर ये मामला आपका 2011-12 में कितना था, 27.1% था, वहीं अब जो है घट करके 22-23 में 5.3 हो गया है। बहुत बड़ा आंकड़ा जो है हमने सही कर लिया है, यानी कि हमने गरीबी रेखा को दूर किया अपने आप में। ठीक है, और ये वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट कहती है। अब इन डेटा को आप क्या करेंगे, जब भी आप एग्जाम में कोई प्रश्न गरीबी से रिलेटेड आएगा, ठीक है, भारत के विकास से संबंधित आएगा, तो आप इस डेटा को कोट कर लीजिएगा वर्ल्ड बैंक के। एक बढ़िया आपको ट्रक भर भर के एग्जाम में नंबर दे देगा। तो जो आपने मेंस की कॉपी बनाई होगी, उस मेंस वाली कॉपी में आप इस डेटा को क्या करिए, नोट कर लीजिए इकट्ठा। ठीक है, चलिए आइए, देश में 2011-12 में 34 करोड़ 44 लाख से ज्यादा लोग बेहद गरीबी की हालत में जी रहे थे। ठीक है, और 22-23 में इनकी संख्या तेजी से घट करके कितनी हो गई, मात्र 7 करोड़ 52 लाख के करीब रह गई है। यह भी आंकड़ा आपको क्या करना है, याद रखना है। विगत 11 वर्ष के कार्यकाल में लागू की गई
पीएम आवास योजना, पीएम उज्ज्वला योजना, जनधन योजना, आयुष्मान भारत योजना की मदद से गरीबी की दर को घटाने में बड़ी सफलता मिली है। ये भी पॉइंट आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट, यानी कि सरकार ने विगत 11 वर्षों में जो कुछ प्रमुख योजनाएं चलाई, उन प्रमुख योजनाओं के फलस्वरूप सरकार के द्वारा गरीबी को कम करने में एक बड़ा कदम जो है इसमें देखा गया है। ठीक है, इस दिशा में विशेष प्रगति जो हुई है कहां पर हुई है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश में दर्ज की गई। यानी कि जो सबसे ज्यादा जो सुधार देखा गया है वो देखा गया उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश में। 2011-12 में बेहद गरीबी की हालत में रहने वाले कुल लोगों में से 65% जो है इन राज्यों में थे, और यही कारण रहा है कि इन राज्यों पर सरकार ने खूब फोकस भी किया। इन राज्यों ने भी कई नीतिगत फैसले लेकर के, कई प्रमुख योजनाओं को चला करके भी जो गरीबी को कम करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। ठीक है, विश्व बैंक के अनुसार 3 अमेरिकी डॉलर प्रतिदिन से कम आय वाले लोग बेहद गरीबी के हाथ में रहने वाले माने जाते हैं भारत में। अब ये देखो, ये डेटा अब आपकी जान पूछ लेगा कि बताओ विश्व बैंक के अनुसार कुल कितने अमेरिकी डॉलर प्रतिदिन कम से कम आय वाले लोग बेहद गरीबी के हाथ में आते हैं, तो आप कहेंगे 3 अमेरिकी डॉलर से प्रतिदिन से जो कम कमाएगा वो क्या कहेगा? वो बेहद गरीब में आएगा। ठीक है, भारत में पिछले 11 वर्षों में ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में गरीबी की हद में काफी कमी आई हुई है। तो ये सारे आंकड़े यहां पर आप देख पा रहे हैं और दे रखे हैं। इन सभी आंकड़ों को एक एक करके आप क्या करिएगा, देख लीजिएगा। हो सकता है आपके एग्जाम में इन्हीं आंकड़ों में से कोई प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ ले। हालांकि ये पहला पेज जो है आपका, ये वाला ये पेज और ये पेज आपके लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, प्रधानमंत्री आवास योजना और जनधन योजना ने गरीबी कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक है। दूसरा, अत्यधिक गरीबी में रहने वाले 65% लोग केवल दक्षिण भारत के राज्यों में थे। तीसरा, उज्ज्वला योजना ने महिलाओं को स्वच्छ ईंधन देकर जीवन स्तर सुधारने का में योगदान दिया। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट, तीन के तीनों पॉइंट आपके लिए सही है। अगर आप देखेंगे या नहीं सही है, बस फंस गए मामला, मुझे पता था फंसोगे यहां पर। ठीक है, देखो इसमें से कथन यहां पर दिया गया है। पहला कथन जो देखा, अत्यधिक गरीबी में रहने वाले 65% लोग केवल दक्षिण भारत के राज्यों में थे। नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें तो जो 65% जनसंख्या थी वो 3-4 स्टेट में थी। आपका उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र है ना, इसमें थी ना, या तो बिहार में थी। तो ये कथन गलत है, यानी कि एक कथन सही है और ये सही है, यानी केवल 1 और 3 कथन सही है। तो ये ए वाला ऑप्शन मेरे अकॉर्डिंग सही होना चाहिए। तो ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में खूब पूछे जाएंगे, है ना। चलिए, ये कथन रॉन्ग है, दूसरा गलत है। चलिए, बिल्कुल सही होता है, ए इज द राइट आंसर। चलिए, कृषि में सरकार बजट का आवंटन लगभग 5 गुना बढ़ा दिया है। सरकार ने व्यापक स्तर पर कृषि को मजबूत किया है। अपने आप में किसानों की आय दोगुनी करने के लिए सरकार ने व्यापक स्तर पर काम किया है। तो आइए कुछ आंकड़ा को हम देखते हैं। कृषि में सरकार का बजट आवंटन लगभग 5 गुना बढ़ा है। 2013-14 में यह 28,000 करोड़ रुपए था, जो 24-25 में जो है कितना हो गया है? 37,000 करोड़ हो गया है। एक बड़ा आंकड़ा छुआ है। प्रधानमंत्री किसान योजना के अंतर्गत 3,70,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि 11 करोड़ किसानों तक सीधे पहुंचाई गई है। किसानों के लिए वित्तीय सुरक्षा में भी सुधार हुआ है। यानी कि सरकार ने विगत 11-12 वर्षों में खूब ज्यादा मेहनत किया है इस क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? कृषि क्षेत्र में। ठीक है, तो आप किसान क्रेडिट कार्ड जानते होंगे। इस किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत भी 10 लाख करोड़ रुपए का ऋण दिया गया है। ये किसान क्रेडिट कार्ड योजना बड़ी अच्छी योजना है और इसको आप लोग क्या करिएगा, रेडी कर लीजिएगा। मैंने कई बार किसान क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में बताया होगा। अगर आप किसान परिवार से होंगे तो निश्चित तौर पर किसान क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में आप जानते होंगे बखूबी अच्छे तरीके से। ठीक है, इसके अलावा सोलर पंपों के लिए पीएम कुसुम और प्राकृतिक खेती मिशन जैसी योजनाओं से कृषि क्षेत्र में मजबूती और स्थिरता को क्या हुआ है? बढ़ावा मिला है। तो ये सारी जो फसलें हैं, इसके अलावा चाहे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो, चाहे कोई भी अन्य कृषि संबंधी जो भी योजनाएं हो, उन योजनाओं ने कृषि क्षेत्र को व्यापक स्तर पर मजबूत करने का काम किया, जिससे निश्चित तौर पर जहां एक और किसानों की आय में बढ़ोतरी हुई है, जिसका प्रमुख कारण सरकारी योजनाएं हैं, तो वहीं दूसरी ओर सरकार ने कृषि की उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए, मिट्टी की उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए भी कई प्रमुख योजनाओं को लॉन्च किया था। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आपको क्या है? जरूरी हैं। चलिए, बाकी वैज्ञानिक तरीके कृषि में एआई तकनीकी बहुत फेमस रहा। इस पर मैंने आर्टिकल भी कराया हुआ अपने पीसीएस के बैच में। अगर आप लोग पीसीएस का बैच लेंगे तो वहां पर मैंने एक आर्टिकल कराया है इस पर, कृषि क्षेत्र में एआई का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, विज्ञान के माध्यम से किसानों की आय को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। इस पर खूब हमने अच्छे आर्टिकल कराए हैं। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना देखो, ये देखो सामने आपके, ये बड़ी अच्छी योजना है। क्या? मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। ठीक है, ने सिंचाई और मृदा उत्पादकता को मजबूत किया है और किसानों को आधुनिक उपकरणों और वैज्ञानिक जानकारी के साथ सशक्त बनाया है। तो ये भी आपके सामने इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये कुछ चीजें यहां पर आप देख पा रहे होंगे लिखी हैं, इनको आप एक एक करके पढ़ लीजिएगा, जो कि आपके मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है
और जो जो योजनाएं इसमें लिखी हुई हैं उन एक एक योजनाओं को आप लोग क्या करिएगा, तैयार करिए। चाहे वो कुसुम योजना हो, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना हो, किसान क्रेडिट कार्ड योजना हो, ठीक है, तो ये सारे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो, इनको सबको आपको क्या करना है, रेडी कर लेना है इंटरनेट के माध्यम से, ठीक है। चलिए 2024-25 में कृषि बजट का कुल आवंटन लगभग कितना है, ये बताना है आपको। सी ऑप्शन, यानी कि 1,37,000 करोड़ रुपए जो है ये है, ठीक है। चलिए, भारत और पश्चिम एशिया के देशों ने दुर्लभ मृदा और महत्वपूर्ण खनिजों के संयुक्त अन्वेषण में रुचि व्यक्त की है। ये बड़ी अच्छी बात है। अपमान किन्होंने, भारत और पश्चिम एशिया के देशों ने दुर्लभ मृदा और महत्वपूर्ण खनिजों के संयुक्त अन्वेषण में, यानी खोज में, उसका अन्वेषण करने में रुचि व्यक्त की है। तो क्या है ये पॉइंट, आइए देखते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट सेम वही है जो हमने आपको बताया। तो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की अध्यक्षता में 6 जून को नई दिल्ली में आयोजित भारत पश्चिम एशिया संवाद की चौथी बैठक के बाद जारी संयुक्त वक्तव्य में सहभागी देशों ने महत्वपूर्ण खनिजों में सहयोग के नए क्षेत्रों की खोज के लिए प्रतिनिधि मंडलों के आदान प्रदान को प्रोत्साहित किया गया अपने आप में। तो ये एक बड़ा जो है अच्छी खबर है कि भाई दो लोग जो है काम करेंगे मिलकर के। बैठक में कजाकिस्तान जो है आपका, किर्गिज गणराज्य, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री इसमें शामिल हुए हैं। और पिछले साल सितंबर में नई दिल्ली में आयोजित पहले भारत पश्चिम एशिया दुर्लभ मृदा मंच के परिणाम की सराहना करते हुए इन देशों के मंत्रियों ने संबंधित अधिकारियों से जल्द दूसरी भारत पश्चिम एशिया दुर्लभ मृदा फोरम बैठक आयोजित करने का आह्वान किया कि भैया दूसरी बार भी हमको बैठक करनी है ना। पश्चिम एशिया के देशों ने डिजिटल भुगतान प्रणाली के माध्यम से अधिक वित्तीय लेन देन के महत्व पर भी जोर दिया, जो कि भारत में बड़ी तेजी के साथ विकसित हो रहा है अपने यहाँ पे। आप जानते होंगे डिजिटलाइजेशन के फलस्वरूप जो हम लोग ऑनलाइन जो ट्रांजेक्शन करते हैं भारत में बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ा है, ठीक है। चलिए, तो और बाकी इन्हीं संवाद के बारे में पॉइंट दिखा रखा है कि किस किस प्रकार से संवाद किए गए, क्या क्या बैठक हुई और क्या क्या महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा की गई। ये सारे पॉइंट यहाँ पर एक एक करके लिखे गए हैं। आप इसको एक बार चाहे तो पढ़ सकते हैं कि भाई जो बैठक अभी हुई उसमें क्या क्या बातें लिखी गई सामने, ठीक है। आप इसको डिटेल में पढ़ लीजिएगा। ये पढ़ लेंगे तो क्या होगा, एक आपका फीडबैक, आपका एक जो है बैकग्राउंड आपका जो है क्या होगा, रेडी हो जाएगा अच्छे तरीके से, ठीक है। चलिए, ये सारे पॉइंट आप पढ़ लीजिएगा। चलिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, भारत और पश्चिम एशिया के देशों ने दुर्लभ मृदा और महत्वपूर्ण खनिजों के संयुक्त अन्वेषण में रुचि दिखाई है। ठीक बात है, सही बात है। चौथे भारत पश्चिम एशिया संवाद में शामिल देशों में ने अंतर बैंक संबंधों और डिजिटल भुगतान प्रणाली को प्रोत्साहित करने की बात कही। ठीक बात है। बैठक में अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान के विदेश मंत्री भी शामिल हुए थे। मुझे ये कथन जो है सही नहीं लग रहा है। कौन सा, तीसरा वाला। मुझे 1 और 2 ही केवल सही लग रहा है, ये नहीं सही लग रहा है। ए होना चाहिए। देखते हैं आपके अनुसार क्या होगा, मुझे बताइएगा आप लोग कमेंट करके, ठीक है। चलिए, ए ही सही है, ठीक है, ये नहीं सही है, ठीक है। बैठक में कौन कौन से देश है, बैठक में जो जो देश शामिल है उनके नाम हमने स्लाइड में पहले बताया हुआ है, ठीक है, ये नहीं है, ठीक है। चलिए, भारत में राफेल लड़ाकू विमान के ढांचे का निर्माण होगा। ये अच्छी न्यूज है अपने आप में, है ना। इसको क्या करिए, टिक लगा लीजिए आप लोग। तो फ्रांस की क्या है, जो एरोस्पेस कंपनी दंसा एविएशन और भारत के टाटा एडवांस्ड सिस्टम लिमिटेड ने भारत में राफेल लड़ाकू विमान के ढांचे का संयुक्त रूप से निर्माण करने से संबंधित 4 समझौता पर हस्ताक्षर किया है। यह देश की एरोस्पेस विनिर्माण यानी कि मैन्युफैक्चरिंग क्षमताओं को मजबूत करने और ग्लोबल आपूर्ति श्रृंखलाओं का समर्थन करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि अब लड़ाकू जो विमान आपका राफेल है, ये कहाँ बनेगा, अब आपके भारत में मैन्युफैक्चर होगा। तो इससे भारत की शक्ति क्या होगी, बहुत ज्यादा मजबूत होगी अपने यहाँ पे, है ना। साझेदारी के तहत टाटा एडवांस सिस्टम हैदराबाद में राफेल विमान के प्रमुख संरचनात्मक ढांचों के निर्माण के लिए एक अत्याधुनिक निर्माण केंद्र स्थापित करेगा। कहां पर करेगा, हैदराबाद में करेगा। ये पॉइंट आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। चलिए, सौदे के अनुसार पहला ढांचा 2028 में बनने की उम्मीद है। तो अभी 25 चल रहा है, 3 साल के बाद। ये भी फैक्ट आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। इस सुविधा से प्रति माह 2 पूर्ण ढांचों की डिलीवरी की उम्मीद है। दसा एविएशन के अध्यक्ष और सीईओ कौन है, एरिक ट्रैपियर ने कहा कि यह पहली बार है जब राफेल के ढांचे का उत्पादन फ्रांस से बाहर किया जा रहा है। बहुत बड़ी बात है अपने आप में कि राफेल जैसा जो लड़ाकू विमान है अपने आप में, वो पहली बार होगा जब फ्रांस से बाहर बनेगा। तो ये भारत की बड़ी जीत है अपने आप में सामरिक दृष्टिकोण से कि भाई इतना बड़ा फैसला फ्रांस ने लिया भारत के क्षेत्र में, ठीक है। इससे हमारी जो ताकत है सेना की क्या हो जाएगी, और मजबूत हो जाएगी अपने आप में, है ना। चलिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1,
फ्रांस की दसा एविएशन और भारत के टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने भारत में राफेल विमान के ढांचे के संयुक्त निर्माण हेतु 4 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। बिल्कुल सही बात है, किए हैं। यह पहली बार है जब राफेल विमान का ढांचा फ्रांस के बाहर निर्मित किया जाएगा। बिल्कुल सही बात है, ऐसा ही है। टाटा एडवांस सिस्टम दिल्ली में एक निर्माण केंद्र स्थापित करेगी जो 2026 तक कार्य शुरू करेगा। बताओ कौन सा कथन इसमें सही है, कौन सा गलत है, बताओ क्या होगा पुट। देखते हैं आपकी बुद्धि कितनी तेज है, बताइए क्या होगा इसका उत्तर, मुझे आप बताओ प्लीज तुरंत। इसका उत्तर, इस प्रश्न का उत्तर आप मुझे बताओ कि क्या होगा। चलो बताओ, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इसका उत्तर जरूर पता होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं जोर कितना बाजुए कातिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। बताओ क्या होगा इसका उत्तर। देखते हैं थ्योरी तो भी आपने पढ़ा ना, अब बताओ क्या होगा इसका सही। देखते हैं कितना सीरियस हो क्या पढ़ते हो भाई साहब। तीसरा कथन गलत है इसमें, क्यों? क्योंकि इसमें क्या लिखा है, टाटा एडवांस सिस्टम दिल्ली नहीं होगा बाबू, क्या होगा, हैदराबाद होगा। तो एक पॉइंट तो ये गलत है, ठीक, रॉन्ग। दूसरा, स्थापित करेगी कहां पर, और ये इसका कार्य कब तक शुरू हो जाएगा, 2026 तक कार्य करना शुरू कर देगा। नहीं भाई साहब, ये 2028 होगा। ठीक है, ये भी क्या है, रॉन्ग है। तो बस, तो केवल कथन 1 और 2 सही हैं। बिल्कुल सही बात है, केवल 1 और 2 ही कथन सही हैं। ठीक है, बाकी क्या है आपके नहीं सही कथन है। ठीक है, चलिए ए इज द राइट आंसर है ना। हाँ, विश्व स्वास्थ्य संगठन अभी चर्चाओं में है। क्यों चर्चाओं में है, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक कौन, टेड्रोस एडानॉम घेब्रेयेसस। ठीक है, इनका नाम क्या करना आपको याद रखना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके लिए, क्योंकि जितने भी महत्वपूर्ण संगठन होते हैं उनके अध्यक्षों के बारे में प्रश्न पूछ लेता है, तो आपको याद रखना है। ठीक है, ने जिनेवा में आपदा जोखिम स्तर कम करने के लिए 8वें वैश्विक मंच के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव पी.के. मिश्रा के साथ में क्या की है, बातचीत की है। ठीक है, उन्होंने विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ भारत के सहयोग और जामनगर स्थित विश्व स्वास्थ्य संगठन के ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर भागीदारी के बारे में भी चर्चा की है। कहां पर है, जामनगर में। क्या है, जामनगर में वर्ल्ड WHO के साथ भारत के सहयोग और जामनगर स्थित विश्व स्वास्थ्य संगठन के ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर की भागीदारी के बारे में चर्चा की है। याद रखिएगा पॉइंट को। ठीक है, चलिए बाकी WHO के बारे में यहां पर पॉइंट लिखे गए हैं, और मैंने WHO के बारे में कई बार आपको जानकारी महत्वपूर्ण दी है। ठीक है, जैसे इसकी स्थापना कब होती है, 1948 में, और इसी दिन को विश्व स्वास्थ्य दिवस भी के रूप में मनाया जाता है। तो आपसे पूछेगा बताओ वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है, आप कहेंगे सर जी जो है कब, ये जो आपका जिस दिन जो है इसकी स्थापना होती है उसी दिन। ठीक है, मुख्यालय कहां पर है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। याद रखिएगा, महानिदेशक कौन है वर्तमान में, यह आपका टेड्रोस अदहानोम घेब्रेयेसस। ठीक है, WHO की स्थापना संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन की एक विशिष्ट एजेंसी के रूप में हुई थी। इसका मुख्य कार्य वैश्विक स्वास्थ्य समस्याओं पर नीति बनाना और तकनीकी सहायता प्रदान करना है। अभी हाल ही में एक पगले देश के जो है क्या बताएं उनको हम, ठीक है, जो राष्ट्रपति जी हैं कौन, ट्रंप साहब जी हैं। ट्रंप साहब ने कहा कि हम तो WHO से बाहर हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि कोरोना के दौरान WHO ने सही जानकारी, सटीक जानकारी नहीं दी कोविड की, इसीलिए कोरोना इतना फैल गया। गुस्सा आ गए, कहा कि हम तो जी WHO से बाहर हो रहे हैं, और फंडिंग जो है देना बंद कर दिया। मतलब बहुत पैसा खाते हैं WHO वाले। चलिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना अप्रैल 1948 में हुई थी। बिल्कुल सही बात है, हुई थी। दूसरा, WHO का मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में स्थित है, और टेड्रोस अदहानोम घेब्रेयेसस WHO के वर्तमान निदेशक है। ठीक है, और भारत में जामनगर में WHO का ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर स्थित है। बताओ क्या क्या कथन होगा इसमें सही, सभी कथन सही होगा क्या, बताओ क्या होगा। बी 1, 3 और 4, 1, 3, 4। WHO का मुख्यालय कहां पर है, देखो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा सही, 1 सही है, 3 सही है और 4 सही है, यानी कि 1, 3, 4 कहां पर है, 1, 3, 4 बी वाला ऑप्शन, 1, 3 और 4। ठीक है, प्रोक्लेमेशन ये क्या है, आइए देखते हैं। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 4 जून 2025 को एक नए प्रोक्लेमेशन पर हस्ताक्षर किए, जो 12 देशों के नागरिकों को अमेरिका पूरी तरह से आने से मना करता है और 7 अन्य देशों के नागरिकों पर आंशिक प्रतिबंध लगाता है। यानी कि 12
और प्लस 7 19 देशों पर जो है अलग अलग प्रकार के प्रतिबंध लगाए गए हैं। 12 देशों के नागरिकों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है और 7 देशों के नागरिकों पर आंशिक प्रतिबंध लगाया गया है। इंपॉर्टेंट न्यूज है, 12 देश प्लस 7 देशों के नाम आपको याद होने चाहिए कि भैया क्यों लगाए गए हैं। इन देशों के सभी नागरिकों नए वीजा और पाक प्रवास दोनों के लिए जो है अमेरिका में दाखिला नहीं हो सकता है। नंबर 1 कौन सा कंट्री है, यहाँ आपका अफगानिस्तान, म्यांमार यानी कि बर्मा, ठीक है, आपका फिर चाड है, फिर कांगो गणराज्य है, इक्वाटोरियल गिनी है, एरिट्रिया है, हैती है, ईरान है, लीबिया है, सोमालिया है, सूडान है, यमेन है अपने आप में। इसके साथ ही निम्नलिखित देशों के नागरिक केवल कुछ ही विशेष कृषि, पर्यटन, शिक्षा या अल्पकालिक वीजा के लिए ही दाखिला पा सकते हैं। जैसे कि आपका कौन कौन से हैं ये, बुरुंडी है, क्यूबा है, लाओस है, सियरा लियोन है आपका, ठीक है, टोगो है, तुर्कमेनिस्तान और वेनेजुएला है। ये देश किसी न किसी के मामले में जो है अमेरिका की आंखों में खटकते हैं अपने आप में, इसलिए अमेरिका ने ऐसा प्रतिबंध लगाया है। मैं फिर से कह रहा हूं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है क्या है, खतरनाक जो है प्रेसिडेंट है अपने आप में, कोई भी डिसीजन वो किसी प्रकार से लेते रहते हैं। आजकल उनकी जो है एलन मस्क से नहीं पट रही है। एलन मस्क ने कहा भैया हम तो जी छोड़ रहे हैं तुम्हारा दरबार, हम तो जा रहे हैं जी। तो ट्रंप साहब एक ऐसे अजूबे आदमी हैं कि मामला सब गड़बड़ा देते हैं, वहां पर अलग अलग खतरनाक फैसले लेते हैं अपने आप में, है ना। देखते हैं कि क्या है सही है क्या नहीं सही है। हालांकि वो बिजनेसमैन आदमी है अपने आप में, तो उसी अनुसार वो अपनी कैपिटल को चलाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में अमेरिका ने यात्रा प्रतिबंध किन नागरिकों पर लगाया है बताइए, केवल अफ्रीकी देशों के नागरिकों पर, केवल मुस्लिम देशों के नागरिकों पर, केवल 19 देशों के नागरिक, या केवल दक्षिण एशियाई के देशों के नागरिक। बताओ कितना बढ़िया प्रश्न है, बताओ क्या होगा इसका उत्तर। इसका उत्तर होगा भैया ऑप्शन नंबर क्या, सी, केवल सी, यानी केवल कुल 19 देशों के नागरिकों पर, है ना, बस हो जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर स्मारक पार्क अभी हाल ही में जो है इसकी घोषणा की गई, आप जानते होंगे। सिंदूर का पौधा भी आजकल खूब फेमस है, चर्चाओं में रहा है, अभी जानते होंगे आप, है ना। और ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया। मुझे नहीं लगता कि ऑपरेशन सिंदूर के बारे में आपको बताने की मुझे आवश्यकता है, यहाँ पर बखूबी आप जानते होंगे। और फिर भी आप मुझसे कहें सर ऑपरेशन सिंदूर मुझे नहीं पता है, तो मैं क्या कहूँगा, मैं कहूँगा ऐसे करो अपना हाथ, उसमें 4 बूंद पानी डालो, चुल्लू में क्या करो पानी डालो, और पानी चुल्लू में से लेकर क्या करना है, आपको उसका आइडिया हो गया हो क्या करना है। अगर आप कहें कि सर मुझे ऑपरेशन सिंदूर नहीं पता है, तो मैं आपसे बस यही कहूँगा कि चुल्लू लीजिए, मतलब ऐसे करिए, 4 5 6 10 बूंद इस पर डालिए, और उस डालने के बाद आपको क्या काम करना है आप जानते होंगे। आचमन तो नहीं करना है, इसके अलावा क्या करना है आप जानते होंगे, ठीक है। तो मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप ऐसा काम नहीं करेंगे, ठीक है। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में डिटेल्स में जानकारी और ले लीजिएगा, आप लोग इकट्ठा कर लीजिएगा, है ना। हालांकि मैंने कई बार प्रश्न पढ़ाया है इस पर, और टास्क के बाद में आपको कुछ खास नहीं दे रहा हूं, लेकिन इतना मैं आपसे कह रहा हूं कि आप लोग क्या करिए कि चीज़ों को डिटेल्स में पढ़ना शुरू कर दीजिए। कई अब आप लोग डिटेल्स में नहीं पढ़ते हो, अब तो मैं वीक में भी करंट अफेयर करा रहा हूँ वीकली, ताकि संडे टू संडे आपका रिवीजन हो जाया करे अच्छे तरीके से, है ना। चलिए, तो यह पार्क जो बनाए जाने की बात कही गई है, यह पार्क गुजरात में भारत पाकिस्तान सीमा के नजदीक कच्छ जिले में बनेगा, ठीक है। तो ये एक तो स्टेट, ठीक है, और कहां पर, कच्छ जिले में बनेगा। इसे सिंदूर वैन भी नाम दिया गया। इस पार्क को हाई डेंसिटी माइक्रो फॉरेस्ट या वैन कवच के रूप में विकसित किया जाएगा, जिसका क्षेत्रफल लगभग 8 हेक्टेयर का इसका क्या रहेगा, क्षेत्रफल रहेगा। पार्क में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स भी सबके लिए अलग अलग सेक्शन होंगे। साथ ही INS विक्रांत, ड्रोन S-400 मिसाइल सिस्टम आदि की म्यूरल्स भी यहाँ पर जो है बनाई जाएगी अपने आप में, तो बड़ी बात है ना। इसके अलावा पहलगाम आतंकवादी हमले यानी कि 22 अप्रैल 2025 में 26 नागरिकों की शहादत जो हुई थी, इसकी स्मृति में एक समर्पित क्षेत्र भी रखा जाएगा, जिनमें कुछ पीड़ित गुजरात के निवासी थे अपने आप में। तो ये पॉइंट याद रखना है। महत्व क्यों है, क्योंकि राष्ट्र गौरव की बात है, इसलिए सेना और नागरिकों की बहादुरी को दर्शाने के लिए ये बनाया जा रहा है। पर्यावरणीय संदेश इसमें दिया जाएगा। वैन कवच प्रकृति के संरक्षण का भी प्रतीक होगा, जो शुद्ध हवा, हरियाली और जैविकता से परिपूर्ण होगा। यानी पर यहाँ पर विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे लगाए जाएंगे जो हरियाली बढ़ाएंगे, जो पर्यावरण जो है संरक्षण का संकेत देंगे, है ना, आप हमें प्रेरणा देंगे। सामाजिक प्रेरणा क्या होगी, अगली पीढ़ियों को सेना की भूमिका की समझ दें और पहलगाम में शहीदों की याद बनाए रखें अपने आप पे। जो लोग पहलगाम आतंकवादी हमले में जो मारे गए हैं, हमें उनकी यादों को संजो के रखना कि किस प्रकार से कायराना हरकत पाकिस्तान के लोगों ने किया था, है ना। तो ये सारी बातें इस पर कही गई हैं। तो ये एक अच्छी अपने आप में पार्क है, इसके बारे में आप लोग जानकारी ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, सिंदूर वन का क्षेत्रफल लगभग 8 हेक्टेयर है, बिल्कुल सही बात है। और इस पार्क में INS विक्रांत, S-400 मिसाइल सिस्टम की मिलस होंगी। इस पार्क को उत्तर प्रदेश में विकसित किया जा रहा है। नहीं भाई साहब, ये कहां पर किया रहा है, ये दरअसल कहां पर, ये आपके गुजरात के, कहां पर, गुजरात के
कहां पर, कच्छ जिले में, है ना, कच्छ जिले में। तो बस ये कथन हो गया आपका रॉन्ग, ये सही है, ये सही है, यानी कि 1 और 2 सही, यानी कि ए इज द राइट आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, आयुष निवेश सारथी पोर्टल, ये भी चर्चाओं में रहा है, आप जानते होंगे। आयुष निवेश सारथी पोर्टल क्या है अपने आप में, आइए इसको देख लेते हैं एक बार थोड़ा सा, है ना। अच्छा, जितने पोर्टल एप्लीकेशन वगैरह होते हैं ना, उनके नाम आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, उनका क्या इस्तेमाल किया जाएगा, क्यों उपयोगी होते हैं, ये सब बातें आपको क्या करनी है, याद रखनी है। ठीक है, चलिए, तो भारत को पारंपरिक चिकित्सा और स्वास्थ्य के लिए वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने की एक ऐतिहासिक पहल के तहत भारत सरकार ने 29 मई 2025 को वाणिज्य भवन नई दिल्ली में आयुष हितधारक उद्योग संपर्क बैठक के दौरान आयुष निवेश सारथी पोर्टल का अनावरण किया। ठीक है, तो डेट भी आपको याद रखनी, कब किया गया, 29 मई 2025 को किया गया। ठीक है, चलिए आगे। इस पोर्टल को केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने संयुक्त रूप से लॉन्च किया था, याद रखिएगा। सह उद्यम किसका किसका इसमें, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष और इन्वेस्ट इंडिया के संयुक्त प्रयास से। तो अब ये फैक्ट आपसे पूछ सकता है कि किसके संयुक्त प्रयासों से इसको लागू किया गया है, तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष और इन्वेस्ट इंडिया के प्रयासों से। ठीक है, चलिए, उद्देश्य क्या है, भारत की पारंपरिक स्वास्थ्य प्रणालियां जो भी हैं को एक मजबूत आर्थिक जो है चालक में बदलना है। तो ये पॉइंट यहाँ पर और कुछ लिख रखे हैं कि क्या क्या इसके फायदे होंगे, इनको जो है अच्छे से आप क्या करिए, कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए बताइए, आयुष निवेश सारथी पोर्टल को किस मंत्रालय और संस्था की साझेदारी से विकसित हुआ, कौन सा है, बताओ। अब आप बताइए, अभी मैंने जस्ट आपको बताया है कि इसका उत्तर क्या होगा, बताइए, देखते हैं कितना आपके जो है माइंड है, तेज है। चलो बताओ भाई साहब, क्या होगा इसका उत्तर, बोलो जी। इसका उत्तर होगा बी वाला ऑप्शन, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड इन्वेस्ट इंडिया। यही तो होगा या कुछ और होगा, बस यही होगा शायद। ठीक है, चलो, अब आपके सामने प्रश्न है कि प्राक्कलन समिति संसद के किस सदन के सदस्यों से गठित की जाती है, दोनों सदनों के सदस्यों से, राज्यसभा के सदस्यों से, लोकसभा के सदस्यों से, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं, बताओ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आपको मैं टास्क देता हूं तुरंत अभी ऑन स्पॉट। ठीक है, टास्क क्या क्या है आपको जो तैयार करना है। नंबर 1, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, इन दोनों को आपको क्या करना है, रेडी करना है। ये आपका क्या है, SW है, होमवर्क है, टास्क है आपका, क्या है, टास्क है। इसको रेडी करिएगा। लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, दोनों से खूब प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, प्री में ही पूछे जाते हैं, मेंस में ही पूछे जाते हैं आपके। ठीक है, कितने कितने मेंबर कहां से होते हैं, क्या क्या कार्य इसके होते हैं, और इसके अलावा जो अन्य समितियां इसी में है, प्लस अन्य समितियां हैंड टू हैंड इन्हीं साथ में उसको पढ़ लीजिएगा, अन्य समितियां। ठीक है, ये जो आपका पॉलिटी में जो संसद का जो चैप्टर है ना, पार्लियामेंट का जो चैप्टर है, उसी में ये मिलेगा आपको। ठीक है, पार्लियामेंट का चैप्टर खोलिएगा, उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलो, तो इसका उत्तर आपको देना है कमेंट करके। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसका उत्तर मुझे जरूर देंगे। भाई साहब बहुत आसान उत्तर है, ठीक है, बताइएगा मुझे। चलिए, इसके अलावा पीसीएस का बैच हम लोगों ने लॉन्च किया, आप जानते होंगे। यहां पर हम लोग रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, इसके अलावा प्री का सारा पीवाईक्यूज आपका, मेंस का पीवाईक्यूज आपका, इसके अलावा प्री की टेस्ट सीरीज आपकी, मेंस की टेस्ट सीरीज आपका। ठीक है, आपके जो है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपका डेली। ठीक है, मेंटरशिप आपकी, गाइडेंस प्रॉपर आपका, सारी चीजें एवरीथिंग आपको जो है कराई जाती हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको लेंगे, और यहां पर जो है आप अगर इंटरव्यू तक जाते हैं तो आपको फीस भी आपकी सारी वापस कर दी जाएगी। इसके अलावा यहां पर सीसेट आपको अलग से कराया जाता है। सीसेट के अलावा जो है आपको अन्य जो निबंध का सेक्शन है, आपका हिंदी का सेक्शन है, ये सब कराया जाता है। इसके अलावा जो है आप लोग इस कॉन्टैक्ट नंबर के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। पीसीएस लिख करके आप इस पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा या कॉल कर लीजिएगा। बाकी इस समय और कोई अगर आपको दिक्कत होती है तैयारी में, तो आप उस तैयारी से संबंधित जानकारी के लिए कोई प्रॉब्लम होती है, आप सीधे हमें कॉल कर सकते हैं 8604409201। इस नंबर पे आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तैयारी संबंधित जो भी कोई भी दिक्कत होगी, क्या 8604409201, इस पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, अब एक चीज और इन्फॉर्म कर दूं कि यहाँ भी पीसीएस के अलावा जो हमारे यहाँ पर आरोग्य भी टेस्ट चल रही है,
सेल्फ टेस्ट सीरीज के नाम से एक टेस्ट हम लोग चला रहे हैं। क्या सेल्फ टेस्ट सीरीज? क्या सेल्फ पीडीएफ टेस्ट, सेल्फ पीडीएफ टेस्ट। ये क्या है? इसमें हम लोग सारी पीडीएफ जो है सॉल्व, ठीक है, और प्लस अनसॉल्व, ये दोनों हम लोग एप्लीकेशन पर क्या कर रहे हैं? अवेलेबल करवा रहे हैं, ठीक है। ऐप पर, हमारे ऐप पर ये सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। इसमें आपको जो है हिंदी का वीडियो लेक्चर, किसका? हिंदी का लेक्चर आपका, प्लस उसके क्या? नोट्स, ठीक है। इसके अलावा जनवरी से लेकर के आपका जून तक आपकी मंथली जो है आपकी मैगजीन, ठीक है, प्लस आपको 100 क्वेश्चन का जो है 5 टेस्ट जो है आपका करंट अफेयर्स का। तो इतनी चीजें आपको मिलेंगी, यानी कि आपको मिलेगा हिंदी का वीडियो लेक्चर प्लस नोट्स उसके, जनवरी से लेकर के जून तक आपके मंथली मैगजीन, 500 क्वेश्चन का आपका करंट अफेयर्स का टेस्ट, प्लस 13,000 प्रश्नों के माध्यम से आपको टेस्ट सॉल्व अनसॉल्व मिलेगी आपको एप्लीकेशन के माध्यम से, ठीक है। बहुत ही नॉर्मल सी फीस है। इसके लिए भी आप सीधे 8604409201 पर आप संपर्क कर लीजिएगा, या कोई भी समस्या अगर आपको होती है तो आप इस नंबर पे कॉल करके सीधे आप मुझसे बात कर सकते हैं। अगर मुझसे आपको बात करनी कोई दिक्कत आपको हो तो अब इस पर आप मुझसे बात कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी जो कि आपको जो है क्या करनी थी? बतानी है, ठीक है। और ये लोक लेखा समिति क्या है, इस पर आपको प्रश्न भी लिखना है, इसको तैयार भी करना है, इसको आपको लिखना भी है। तो ये आज का हमारा इंपॉर्टेंट हो गया वीडियो। मिलेंगे हम लोग कल, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने स्वास्थ्य का खासकर ध्यान रखते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। दोस्तों, क्या आप पीसीएस अधिकारी बनना चाहते हैं? यदि हाँ, तो डिकोड एग्जाम लेकर आया है यूपी पीसीएस फाउंडेशन कोर्स 2025। यह एक ऑल इन वन कोर्स है जिसमें प्रीलिम्स मेंस दोनों ही परीक्षाओं के लिए वीडियो लेक्चर, एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स बेस्ड बाइलिंगुअल नोट्स उपलब्ध कराया जा रहा है। इस कोर्स में प्री और मेंस के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी वीडियो लेक्चर के माध्यम से कोर्स में सम्मिलित होंगे। साथ ही साथ में कोर्स का कंटेंट गुणवत्तापूर्ण होने के साथ ही साथ एग्जाम ओरिएंटेड है, जिससे कोर्स लेने वाले स्टूडेंट्स को कोई भी बाहरी पुस्तक या नोट्स पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। इस कोर्स में प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज तथा आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी शामिल है, जिसके साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप में रेगुलर टॉपिक वाइज टेस्ट कराए जाएंगे। इसके साथ ही सीसेट, निबंध तथा सामान्य हिंदी की अतिरिक्त कक्षाएं भी चलाई जाएंगी तथा हमारे कोर्स से परीक्षा में सफल होकर इंटरव्यू देने वाले विद्यार्थियों को इंटरव्यू की भी तैयारी कराई जाएगी और अंतिम परिणाम कुछ भी हो, पूरी फीस उन्हें रिवार्ड के स्वरूप जो है वापस कर दी जाएगी तथा अगले बैच में उन्हें निःशुल्क प्रवेश प्रदान किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि डिकोड एग्जाम एक संस्थान के रूप में 5 वर्ष के अपने सफल कार्यकाल में अब तक 55 से अधिक विद्यार्थियों को विभिन्न परीक्षाओं में अंतिम सफलता दिलाने में अपना सफल योगदान दे चुका है। इस कोर्स की फीस 15,000 रुपये निर्धारित की गई है, लेकिन पहले प्रवेश लेने वाले 100 विद्यार्थियों को 3,000 रुपये की विशेष छूट दी जा रही है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे संस्थान के नंबर 6307495944 पर संपर्क करें।